नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और भारतीय संविधान पे जो हमारी सीरीज चल रही है लेक्चर की, उसमें ये चौथा लेक्चर है और आज हम समता का या समानता के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। मूल अधिकारों में से पहले अधिकार पे बात करेंगे। तो जो भारत का संविधान है उसके भाग 3 में मूलभूत अधिकारों की बात की गई है, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो ये मूल अधिकार लिए गए हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत के अधिकार का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जब अनुच्छेद 352 लगा हो, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। संविधान जो मूल संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ भारतीय संविधान का 1979 में, तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं और जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से हटा के उसको कानूनी अधिकारों में रख दिया गया है। नोट यहाँ पे एक चीज़ है कि 1931 ईस्वी में जब कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन था और वहाँ पे जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया था उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी और मूल अधिकारों का जो ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो पहला जो अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा तथा उन पर एक समान लागू किया जाएगा। मतलब जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से हम सब लोग बराबर हैं। कोई ब्यूरोक्रेट्स है या कोई मजदूर है, कोई नेता है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो भेदभाव करेगा उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन के विषय में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब जो सरकारी क्षेत्र में जितने भी कार्य हैं, जितने भी नौकरियां हैं, उनमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन नियुक्ति के संबंध में विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी और इसी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है। अब इस पे कई लोगों का ये रहता है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन ये असल में ऐसा है कि जो उन लोगों को समानता नहीं दी गई थी वर्षों से, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, इस चीज़ को बराबर में रखने के लिए, उन लोगों को बराबर में रखा जाए, इस चीज़ के लिए ऐसा किया गया था। क्योंकि जो हमारी सभ्यता थी उसमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग था उसका ही ऊंचे स्थानों पे हमेशा से दबदबा रहा। वो 90% पढ़े लिखे होते थे, 90% कार्यों पे उनका ही अधिकार होता था और जो सेवा था, जो ऐसी सेवा जिस सेवा का कोई खास मूल्य नहीं माना जाता था, उस सेवा पे पिछड़े जाति के लोगों को या दलितों को रखा जाता था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी के जाति, मूल या वंश, नाम या फिर उसके वेशभूषा से, शकल से, किसी भी तरह से कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, तो जो अनुच्छेद 18 है वो भारत के संविधान के तहत किसी भी उपाधि का अंत करता है। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब जो सेना है और जो विधा है उससे संबंधी सम्मानों को ही राज्य प्रदान करेगा और उसके अलावा कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के सम्मान को राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। मतलब अगर अमेरिका का कोई नागरिक सम्मान हमारे देश के किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो उसे राष्ट्रपति ऑफिस को, प्रेसिडेंट ऑफिस को इस बारे में पहले जानकारी देनी होगी कि मुझे ये सम्मान मिल रहा है, मैं इस सम्मान को लूँ या ना लूँ। अगर राष्ट्रपति उसको एलो करते हैं कि आप सम्मान ले सकते हो तो वो सम्मान ले सकता है। नोट, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ये एक अपवाद है।
लेकिन ये कोई भी सम्मान ऐसा है कि अगर किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो वो अपने नाम पे भारत रत्न फलाना नहीं लिख सकता है, या कोई भी परम विभूषण या पद्मश्री कोई भी पुरस्कार ऐसा दिया जाता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, तो ये हमारा जो संविधान है, जो हमारी व्यवस्था है, हमारी सरकार है, वो उस आदमी को सम्मान दे रही है, न कि वो आदमी उस सम्मान को अपने नाम के साथ जोड़ सकता है। जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं लोग, इंजीनियर, एडवोकेट लिखते हैं, तो इस तरह से कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लिख सकता है। लोग उसे सम्मान देने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों, इसके बाद के लेक्चर में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो भाग 3 का ही अंश है। अनुच्छेद 19 से शुरू होता है और अनुच्छेद 22-23 तक, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। तो अगले लेक्चर में हम भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।